मैंने कल की क्लास में एक सेल रिएक्शन दिया था और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। तो मेरे पास सिर्फ नमन का आंसर आया हुआ है, बाकी किसी स्टूडेंट का मैंने वो देखा नहीं। और आप में से किसी और ने भेजा है क्या? सर वो ट्राई तो कर लिया था सर, भेजना भूल गया था। अच्छा, ट्राई किया था बट भेजना भूल गया था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि ट्राई कर लिया लेकिन भेजना भूल गए। तो फिर टाइम कितना लगता है? अभी फटाफट भेज दो, जरा देखें। ग्रुप में भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में। पता तो चले कितना सीखा तुम लोगों ने। नमन, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। और तुम्हारे सेल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है बेटा। तुमने कैथोड और एनोड का रिप्रेजेंटेशन उल्टा कर दिया है। दीक्षांत, तुम्हारे भी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तुमने कैथोड और एनोड का सिलेक्शन तो सही किया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। श्रेया ने भी उल्टा काम कर दिया है। कैथोड और एनोड का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। विभूति ने एनोड और कैथोड का सिलेक्शन तो सही है, बट एनोड के रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। और ये किसने भेजा है? नाम तो मुझे पता नहीं है। लास्ट में किसने भेजा है भाई? एनोड और कैथोड का सिलेक्शन सही किया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है एनोड के। लगभग वही दिक्कत है। मतलब जो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो नमन का है। चलो मैं आपको बताता हूं सही रिप्रेजेंटेशन क्या है इस क्वेश्चन का। रिएक्शन थी पर मैग्नेट आयन एक्वस प्लस ऑक्सलेट आयन aqueous gets converted into Mn2 positive aqueous plus CO2 गैस। ये सेल रिएक्शन है। अब हमें इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैग्नीज जो है +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कैथोड पे होगी, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैथोड के फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो ऑक्सीडेशन को हम एनोड के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को एनोडिक रिएक्शन के फॉर्म में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैथोडिक रिएक्शन के फॉर्म में। अब एक बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो तो एक गैस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है, और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। इसलिए दोनों ही हाफ सेल के साथ मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड में आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करना पड़ेगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को भी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो प्लैटिनम सॉलिड, अब इसके बाद आप देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज हमेशा उन दो कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। जो कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है उनको कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज को यूज किया जाता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो ये जो ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन एनोडिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट और परमैग्नेट आयन कैथोडिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट। इनको सेपरेट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों इस तरीके से लिखे होने चाहिए कि इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज आए। तो इसलिए यहाँ पे जो CO2 गैस है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं इसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में बताने जा रहा हूं तो आपको और बेटर तरीके से बात समझ में आएगी। तो प्लैटिनम सॉलिड, CO2 गैस, ऑब्वियसली CO2 का हमें प्रेशर मेंशन करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। देन ऑक्सलेट आयन एक्वस, तो अब ये गैसियस फेज में है और ये सोल्यूशन फेज में है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे यहाँ पे। तो C2O4 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है। इसके बाद फिर अब ये क्योंकि सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन हमें मेंशन करना चाहिए। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के बाद कैथोडिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट परमैग्नेट आयन एक्वस, उसका कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद Mn2 पॉजिटिव एक्वस और इसका कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद इनर्ट इलेक्ट्रोड दूसरे साइड। तो ये करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन होगा इस सेल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन का सही सेल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो आप में से कुछ लोगों ने एनोड और कैथोड का सिलेक्शन गलत किया है, कुछ लोगों ने एनोड और कैथोड का सिलेक्शन तो सही किया है, लेकिन यहाँ एनोड के रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ किया है। आप ज्यादातर लोग आप अपना देखो अभी तो उसमें आपने यहां पे गड़बड़ किया है, ठीक है। एग्जैक्टली ये सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नमन ने लिखा हुआ है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो हो गया कि किसी भी गैल्वेनिक सेल का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सबसे पहले इलेक्ट्रोड। तो आप हेडिंग नोट करो, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड डिफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोड की डिफिनेशन लिखो। इट इज अ मेटालिक कंडक्टर, it is a metallic conductor, it is a metallic conductor। इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये जरूर लिख लेना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। it is a metallic conductor except graphite which is immersed either in the solution of, which is immersed
either in the solution of its own ions, which is immersed either in the solution of its own ions or in the solution of some other ions, or in the solution of some other ions. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन. इट इज अ मेटालिक कंडक्टर except graphite which is immersed either in the solution of its own ions or in the solution of some other ions. जैसे अगर मान लो कहीं पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड को कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम को कंसीडर कर रहे हैं, तो अब प्लैटिनम जो है वो जिंक आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज्ड हो सकता है, प्लैटिनम फेरस आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज्ड हो सकता है, प्लैटिनम हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज्ड हो सकता है. ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में जो इलेक्ट्रोड हम कंसीडर कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है वो अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं वहां पे. अदरवाइज अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे जिस मेटल से इलेक्ट्रोड कॉन्स्टिट्यूटेड होता है उसी मेटल का आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है. जैसे जिंक सॉलिड को अगर हमने इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कंसीडर किया है तो जिंक आयन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. अगर हमने कॉपर सॉलिड को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कंसीडर किया है तो कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज्ड है. तो ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर. अब देखो बात आती है इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन की. तो आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड देखो इलेक्ट्रोड आर मेनली क्लासिफाइड into following two categories. Number one, electrode of first kind. Electrode of first kind. इसमें नोट करो, लिखो ओनली मेटल आयन इलेक्ट्रोड. Only metal ion electrode belongs to this category. Only metal ion electrode belongs to this category. तो ये सिंपलेस्ट टाइप का इलेक्ट्रोड है जहां पे एक मेटल और उसी मेटल का आयन का कॉम्बिनेशन हम कंसीडर करते हैं. जैसे अगर हम इसको एनोड के फॉर्म में कंसीडर करें, एनोड के फॉर्म में, तो कुछ ऐसी रिएक्शन होगी यहाँ पे. M solid gets converted into Mn positive aqueous प्लस N इलेक्ट्रॉन. ये तो हाफ सेल रिएक्शन हो गई एनोड के फॉर्म में. और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम कंसीडर करें तो एनोडिक रिप्रेजेंटेशन तो इसका एनोडिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा M solid
सिंगल वर्टिकल लाइन, Mn पॉजिटिव एक्वस, Mn पॉजिटिव एक्वस। इसका कंसंट्रेशन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो एनोडिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो, ठीक है। एक मिनट वेट करना बेटा, एक कॉल रिसीव कर लूं। तो अगर हम इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड को कंसीडर करें तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और एनोड के फॉर्म में ये सेल रिएक्शन होगी, और जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अगर जो सॉलिड कंडक्टर है, मतलब सॉलिड फेज में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम बाद में रिप्रेजेंट करें, तो मान लेना कि ये एनोडिक रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इसी को उल्टा कर दें, सॉलिड कंपोनेंट को हम बाद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोल्यूशन फेज में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया एनोड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम कैथोड के फॉर्म में इसी को कंसीडर करें तो सब कुछ रिवर्स हो जाना है। कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई। और कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन अगर कंसीडर करें, कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन होगा Mn पॉजिटिव एक्वस सिंगल वर्टिकल लाइन M सॉलिड। यहाँ पे आपको इसका कंसंट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा। तो ये है इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ एनोड एंड इन द फॉर्म ऑफ कैथोड। ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। देखो ये बहुत बेसिक चीज आपको लग रही होगी, लेकिन यही जो है मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है ना इस चीज को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और इसी की वजह से आगे जो है जो प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको पूरा ढंग से एकदम पूरे इत्मीनान से सारी बात को समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एकदम सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोड जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है
उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड काइंड, इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड काइंड। तो अगर हम इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड काइंड को कंसीडर कर, तो यहां पे 3 इलेक्ट्रोड को कंसीडर करते हैं। तो लिख लो, लिखो फॉलोइंग 3 इलेक्ट्रोड्स, फॉलोइंग 3 इलेक्ट्रोड्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, following 3 electrodes belongs to this category, following 3 electrodes belongs to this category. Number 1, metal insoluble salt electrode। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये स्पेशली फेवरेट है जेई एडवांस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को अगर हम कंसीडर करें, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास है, मैं एक रिएक्शन यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, सिल्वर सॉलिड, ये मैं एनोडिक रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर कर रहा हूं, एनोडिक रिएक्शन को, सिल्वर सॉलिड प्लस हैलाइड आयन एक्वस। अब ये हैलाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन कुछ भी हो सकता है। सिल्वर सॉलिड प्लस हैलाइड आयन एक्वस गिव्स सिल्वर हैलाइड सॉलिड। सिल्वर फ्लोराइड को छोड़ करके बाकी जितने भी हैलोजन के साथ सिल्वर, हैलोजन के साथ सिल्वर जो सॉल्ट बनाता है, सब वाटर में स्पेरेंगली सॉल्युबल होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे AgX सॉलिड लिखा हुआ है प्लस इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर सॉलिड प्लस हैलाइड आयन एक्वस गिव्स सिल्वर हैलाइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये है एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की। अब इसको बहुत अच्छे से समझना। अब इसका रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सॉलिड फेज में कंपोनेंट प्रेजेंट है एनोड के फॉर्म में, वो हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। तो सिल्वर सॉलिड, उसके बाद सिल्वर हैलाइड सॉलिड, सिल्वर हैलाइड सॉलिड, फिर उसके बाद हैलाइड आयन एक्वस। सिल्वर सॉलिड, सिल्वर हैलाइड सॉलिड एंड हैलाइड आयन एक्वस। हैलाइड आयन का कंसंट्रेशन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एनोड के फॉर्म में। अब इसमें जब आपको रिएक्शन लिखनी है ना, तो आपको रिएक्शन लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें ये जो एक लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट है और राइट साइड में जो कंपोनेंट है, वो बीच वाले कंपोनेंट में कन्वर्ट होते हैं। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कंबाइन करके ये बीच वाला कंपोनेंट बनाते हैं। एनोड के फॉर्म में जब आप रिएक्शन देखोगे तो इसी तरीके से आपको कंसीडर करना है। सिल्वर सॉलिड, सिल्वर हैलाइड सॉलिड एंड हैलाइड आयन एक्वस। तो इसमें जो सिल्वर सॉलिड है जो हमने लेफ्ट में लिखा हुआ है, और हैलाइड आयन एक्वस जो राइट में लिखा हुआ है, ये दोनों मिल करके ये बीच वाला कंपोनेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है बेटा? यस। तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ एनोड। अगर हम इसको कैथोड के फॉर्म में कंसीडर करें, तो कैथोड के फॉर्म में क्या होगा? कैथोड के फॉर्म में रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। सिल्वर हैलाइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर सॉलिड प्लस हैलाइड आयन एक्वस। सिल्वर हैलाइड सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर सॉलिड प्लस हैलाइड आयन एक्वस। ये रिएक्शन होगी और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा?
रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा हैलाइड आयन एक्वस, इसका कंसंट्रेशन सिल्वर हैलाइड सॉलिड एंड सिल्वर सॉलिड। अब यहां पे अगर रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो रिएक्शन कैसे लिखोगे? जो बीच वाला कंपोनेंट है वो दोनों टर्मिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होगा। बीच वाला जो कंपोनेंट है वो ये जो लेफ्ट और राइट में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कन्वर्ट होगा रिएक्शन में। तो ये आपको याद रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें ये तो नहीं मैटर करता कि मतलब हम हैलाइड आयन को पहले लिखे या बाद में लिखे हो उसको? नहीं, एकदम मैटर करता है, मतलब एकदम मैटर करता है। यही सीक्वेंस होना चाहिए जो लिखा हुआ है। ओके, मतलब सर जैसे एनोड का हमने रिएक्शन लिखा उसका ही सर रिवर्स है ये बिल्कुल? नहीं, यहाँ पे बेसिकली मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में जो पैटर्न है वो पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ कि जैसे ये लेफ्ट वाला जो कंपोनेंट है सॉलिड, अगर एनोड है तो ऑब्वियसली सॉलिड कंडक्टर जो होगा वो लेफ्ट में होगा, और कैथोड है तो सॉलिड कंडक्टर कहाँ होगा? राइट साइड में। ये हमेशा आप ये पैटर्न को देखोगे, ठीक है? तो ये जो जिसमें कन्वर्ट हो रहे हैं वो कंपोनेंट हमेशा बीच में है। ये है जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो कंपोनेंट हमेशा बीच में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मतलब वही रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तब भी वो जो कंपोनेंट ये इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है वो भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है। तो आपको बस ये पैटर्न को दिमाग में रखना है कि कैसे ये लिखा जा रहा है, रिएक्शन कैसे लिखी जा रही है और रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जा रहा है। दोनों का सीक्वेंस को समझना पड़ेगा और इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो बात आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो ये मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एक फेमस एग्जांपल है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड it is a type of metal insoluble salt electrode. It is a type of metal insoluble salt electrode. अब अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम एनोड के फॉर्म में कंसीडर करें तो एनोड के फॉर्म में इसका जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एनोडिक रिएक्शन 2 mercury liquid plus 2 chloride ion aqueous gives mercurous chloride solid plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोडिक रिएक्शन है। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, वो जो मैंने अभी पीछे बताया उसको दिमाग में रखो। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनमें से जो सोल्यूशन फेज में है कंपोनेंट वो तो राइट साइड में आ जाएगा और दूसरा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो मर्करी लिक्विड सिंगल वर्टिकल लाइन, मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड, क्लोराइड आयन एक्वस। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हमें मेंशन करना पड़ेगा। आप देखो ये मेटल तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, हमें चाहिए सॉलिड कंडक्टर। तो यहाँ पे हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड भी साथ में यूज करना पड़ेगा। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ आ जाएगा, प्लेटिनम सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन है कैलोमल इलेक्ट्रोड का इन द फॉर्म ऑफ एनोड। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर ये प्लैटिनम सॉलिड यूज क्यों किया? मैंने बोला ना कि मरकरी जो है लिक्विड है, हमें सॉलिड कंडक्टर चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ओके सर।
अब अगर हम इसको कैथोड के फॉर्म में कंसीडर करें, कैथोड के फॉर्म में यही रिएक्शन रिवर्स होगी। मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives 2 mercury liquid प्लस 2 क्लोराइड एंड एक्वस। यहां पे अगर आप देखो तो रिडॉक्स चेन में मर्करी इन्वॉल्व है, क्लोरीन रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है। यहां भी आप देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। यहां मर्करी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे मर्करी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो रिडॉक्स चेन में मर्करी इन्वॉल्व है, क्लोरीन इन्वॉल्व नहीं है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखो, रिप्रेजेंटेशन जो है रिवर्स हो जाएगा। क्लोराइड एंड एक्वस, देन मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड, देन मर्करी लिक्विड, और फिर प्लेटिनम सॉलिड। कंसंट्रेशन हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया बेटा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Yes. यस Yes, sir. अब आप लिखो दूसरा क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड में, जो सेकंड कैटेगरी है, इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड की सेकंड कैटेगरी लिखो गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड। अब देखो अगर हम गैस इलेक्ट्रोड को कंसीडर करें तो गैस इलेक्ट्रोड को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नोट कर लो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इट इज फर्दर क्लासिफाइड, it is further classified into 2 categories. ठीक है, नंबर 1 कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड। कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड, कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड। तो देखो कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड में जैसे ही हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, जिस सीक्वेंस पे कंपोनेंट सेल रिएक्शन में अपीयर होते हैं, उसी सीक्वेंस में कंपोनेंट सेल रिप्रेजेंटेशन में भी अपीयर होते हैं। तो आप नोट कर लो, इन दिस इलेक्ट्रोड appearance of component, in this electrode appearance of component, in this electrode appearance of component in cell reaction and cell representation, in this electrode appearance of component, in this electrode appearance of component in cell reaction and cell representation remains same, remains same। ठीक है, अब जैसे देखो अगर हम कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड को एनोड के फॉर्म में कंसीडर करें, तो एनोड के फॉर्म में जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, सेल रिएक्शन एंड सेल रिप्रेजेंटेशन रिमेन सेम। तो अब यहां पे एनोड के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को हमने लिया है इसका एग्जांपल, तो हाइड्रोजन गैस
gets converted into 2H positive aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन अगर कंसीडर करें तो क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना मस्ट है। प्लेटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, इसका पार्शियल प्रेशर, H पॉजिटिव एक्वस, इसका कंसंट्रेशन। ये क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है, आप देख रहे हो जिस जिस ऑर्डर में कंपोनेंट्स रिएक्शन में अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में वो रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाई पड़ रहा है। पहले इसमें हाइड्रोजन गैस आ रहा है तो यहाँ पे भी पहले हाइड्रोजन गैस, H पॉजिटिव एक्वस बाद में आ रहा है, इसमें भी H पॉजिटिव एक्वस बाद में। अगर हम इसी को कैथोड के फॉर्म में कंसीडर करें, कैथोड के फॉर्म में, तो रिएक्शन ये होगी 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन पहले आ रहा है, हाइड्रोजन गैस बाद में, तो रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन आयन एक्वस पहले आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन, फिर हाइड्रोजन गैस, इसका पार्शियल प्रेशर, और फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम सॉलिड। ये कैटायनिक गैस इलेक्ट्रोड की बात है। अब आप इसमें जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, चलो ठीक है। अब बात आती है सेकेंड क्लासिफिकेशन की। एनायनिक गैस इलेक्ट्रोड। देखो देखो इन दिस इलेक्ट्रोड, appearance of component, in this electrode appearance of component in cell reaction, in this electrode appearance of component in cell reaction and cell representation, in this electrode appearance of component in cell reaction and cell representation is just reverse to each other, just reverse to each other, just reverse to each other। तो रिएक्शन में जो पहले अपीयर हो रहा है कंपोनेंट वो रिप्रेजेंटेशन में बाद में लिखा जाएगा, और जो रिएक्शन में बाद में अपीयर हो रहा है वो रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखा जाएगा। तो जैसे देखो, अगर हमने हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड को कंसीडर किया है इन द फॉर्म ऑफ एनोड, एनोड के फॉर्म में,
अगर हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड को कंसिडर करते हैं तो ये रिएक्शन होगी 2x नेगेटिव एक्वस गिव्स x2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. 2 halide ion aqueous gets converted into halogen gas plus 2 electron. इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे 0. ठीक है. अब आप देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. तो मैंने बोला कि जो कंपोनेंट पहले अपीयर हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन में बाद में आएगा, जो बाद में अपीयर हुआ है वो पहले लिखा जाएगा. तो और क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड है तो नेचुरल सी बात है इनर्ट इलेक्ट्रोड तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, और सॉलिड कंडक्टर हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए एनोड में. तो प्लैटिनम सॉलिड, उसके बाद हैलोजन गैस, इसका पार्शियल प्रेशर, हैलाइड आयन एक्वस और इसका कंसंट्रेशन. अब मैंने जो कल जो रिएक्शन दिया था उसका रिप्रेजेंटेशन आपको लिखने के लिए, आप उसमें देखो जो ऑक्सलेट आयन और CO2 वाला हाफ सेल था उसमें मैंने उल्टा रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया है, और यही गलती आप लोगों ने की थी क्योंकि वो एक एनायनिक गैस इलेक्ट्रोड है, CO2 गैस और ऑक्सलेट आयन. तो एनायनिक गैस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है वो. तो वहां पे जिस तरीके से कंपोनेंट अपीयर हो रहे हैं रिएक्शन में उसका अपोजिट रिप्रेजेंटेशन. बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये एनोड के फॉर्म में रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन हो गया. इसी तरीके से कैथोड के फॉर्म में रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन. तो हैलोजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 हैलाइड आयन एक्वस. ये रिएक्शन है. रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? तो कैथोड है तो ऑब्वियसली जो सॉलिड कंपोनेंट है वो राइट साइड में होना चाहिए. तो x नेगेटिव एक्वस, इसका कंसंट्रेशन, हैलोजन गैस, इसका पार्शियल प्रेशर एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड. ये होना चाहिए बेटा. आ गया समझ में? Yes. तो ये तो बात हो गई गैस इलेक्ट्रोड की. अब आप इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड काइंड में जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी को नोट करो. रिडॉक्स इलेक्ट्रोड. रिडॉक्स इलेक्ट्रोड redox electrode. redox electrode नोट करो. लिखो if same metal acquires different ionic state, if same metal acquires different ionic state inside the electrolytic solution, if same metal acquires different ionic state, if same metal acquires different ionic state inside the electrolytic solution, then redox electrode is obtained. Then redox electrode is obtained. Then redox electrode is obtained. सर आयनिक स्टेट के बाद रिपीट कर दो बस. If same metal is present inside
if same metal acquires a different ionic state, if same metal acquires different ionic state inside the electrolytic solution, then redox electrode is obtained. Redox electrode is obtained. तो अब जैसे देखो, अगर हमने एनोड के फॉर्म में एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड को कंसीडर किया है, SN2 positive aqueous gets converted into SN4 positive aqueous plus 2 electron. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कंपोनेंट अपीयर हो रहा है रिएक्शन में वैसे ही ये रिप्रेजेंट भी किए जाएंगे, बस आपको कॉमा लगाना है इनके बीच में। तो SN2 पॉजिटिव एक्वस, उसका कंसंट्रेशन, कॉमा SN4 पॉजिटिव एक्वस, उसका कंसंट्रेशन, ये होगा एनोड के फॉर्म में। और अगर हम इसी को कैथोड के फॉर्म में कंसीडर करें, तो SN4 पॉजिटिव एक्वस plus 2 electron gives SN2 positive aqueous. रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो जाएगा? सॉलिड कंडक्टर जो है यहाँ पे राइट साइड में आना चाहिए, SN4 पॉजिटिव एक्वस, जिस सीक्वेंस में ये अपीयर हो रहा है रिएक्शन में वैसे ही रिप्रेजेंट भी किए जाएंगे, इसका कंसंट्रेशन, कॉमा SN2 पॉजिटिव एक्वस, इसका कंसंट्रेशन, और प्लेटिनम सॉलिड। तो आ गया समझ में ये? इनफैक्ट वो जो पर मैग्नेट आयन और Mn2 पॉजिटिव वाला आपने वो हाफ सेल कंसीडर किया था, वो भी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एग्जांपल था। ऐसे ही डाइक्रोमेट आयन और क्रोमियम 3 पॉजिटिव का हाफ सेल हो सकता है। ये सब रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के एग्जांपल। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया, और इलेक्ट्रोड कितने टाइप का है, मतलब इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। तो मुझे एक टर्म के बारे में पूछना था, EMF सर क्या होता है एग्जैक्टली? इसके जस्ट बात बताने वाला हूं। ओके सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल। देखो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलते हैं कि अगर हम एक मेटल रॉड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज करते हैं, जहां पे उसी मेटल का आयन प्रेजेंट है, डिसॉल्व है, या हो सकता है किसी और मेटल का आयन डिसॉल्व, और हम सेल सर्किट को कंप्लीट करते हैं। सेल सर्किट को कंप्लीट होने का करने का मतलब यह है कि वो एक हाफ सेल है, उस हाफ सेल को हमने दूसरे हाफ सेल के साथ इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से सेल सर्किट कंप्लीट हो गई। तो सेल सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये जो मेटल है, मेटल रॉड है, वो मेटल आयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, मेटल रॉड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है,
सर्टेन टाइप का चार्ज एक्वायर करता है। वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकता है। बेसिकली ये चार्ज जो हम बोल रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोड का साइन है। जैसे आपने एनोड के केस में देखा है गैल्वेनिक सेल में कि एनोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब एक मेटल रॉड को किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज करते हैं और सेल सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो मेटल रॉड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। उसकी वजह से क्या होता है, मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल बोलते हैं। आप डेफिनेशन लिखो इसकी, लिखो व्हेन अ मेटल रॉड is immersed inside the electrolytic solution, when a metal rod is immersed inside the electrolytic solution of its own ions, when a metal rod is immersed inside the electrolytic solution of its own ions or some other ions, then it acquires either a positive or a negative charge, with respect to the solution, under such condition a potential difference is developed. Between the metal rod and the electrolytic solution. Under such condition, a potential difference is developed between the metal rod and the electrolytic solution. आगे लिखो, this potential difference is termed as electrode potential or half cell potential. This potential difference is termed as electrode potential or half cell potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल। तो इसको नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, आप भी बताओ, डेफिनेशन समझ में आई? एक बार जरा पढ़ो इसको, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मेटल रॉड है
उस मेटल रॉड को हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसी मेटल का आयन डिसॉल्व हो सकता है या किसी और मेटल का आयन या कोई और आयन डिसॉल्व हो सकता है। तो फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमने सेल सर्किट कंप्लीट कर दी, मतलब इस मेटल रॉड को दूसरे मेटल रॉड से कनेक्ट कर दिया और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दिया, तो सेल सर्किट कंप्लीट हो गई। सेल सर्किट कंप्लीट होने पे जो मेटल रॉड है वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सर्टेन टाइप का चार्ज को एक्वायर करता है। तो वो जो चार्ज डेवलप हो रहा है मेटल रॉड के ऊपर, उसकी वजह से मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप हैं? नंबर वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके बारे में लिखो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में लिखो। इफ मेटल रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, if metal rod acquires negative charge, if metal rod acquires negative charge with respect to the solution, if metal rod acquires negative charge with respect to the solution, if metal rod acquires negative charge with respect to the solution, then the potential difference developed, then the potential difference developed is called oxidation potential. Then the potential difference developed is called oxidation potential. ठीक है, तो ये इसी तरीके से दूसरा हाफ सेल इधर होगा, ये आपस में कनेक्टेड है। अब इस सिचुएशन में बोल रहे हैं कि मेटल रॉड ने सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रखा है, तो यहाँ पे मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन ये होनी चाहिए, M solid gets converted into Mn positive aqueous plus N electron, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसको E ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले। ठीक है, इसको नोट कर लो।
नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बात आती है रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल, लिखो। If metal rod acquires positive charge, if metal rod acquires positive charge with respect to the solution, if metal rod acquires positive charge with respect to the electrolytic solution, with respect to the electrolytic solution, then the potential difference developed, then the potential difference developed, then the potential difference developed is called reduction potential. Then the potential difference developed is called reduction potential. Sir, एक बार repeat करो. If metal rod acquires positive charge with respect to the solution, if metal rod acquires positive charge with respect to the electrolytic solution, then the potential difference developed, then the potential difference developed, then the potential difference developed is called reduction potential. यहाँ पे देखो, ये हमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो कैथोड और एनोड है उनका रिप्रेजेंटेशन में एनोड लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोड राइट हैंड साइड में होना चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन जो है वो कैथोड पे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। अब देखो जो IUPAC कन्वेंशन है, IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस बात को आप नोट में लिख लो। देखो इन IUPAC कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। In IUPAC convention, reduction potential is termed as electrode potential.
In IUPAC convention, reduction potential is termed as electrode potential. ठीक है, तो अगर हम जनरल सेंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, एक बात और कि अगर आप एक ही रिएक्शन को लिख रहे हो, सेम सेल रिएक्शन है, क्या ये वैस प्रॉब्लम्स बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि अगर हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, उस हाफ सेल रिएक्शन को हम एनोड के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, उसकी रिवर्स रिएक्शन को कैथोड के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, कैथोडिक रिएक्शन के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर सेम रिएक्शन की डायरेक्शन को आप रिवर्स करोगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, उसका सिर्फ साइन बदल जाता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखें तो फिर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर हम ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन को रिलेट करें तो ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई ऑक्सीडेशन, ये होता है। ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई ऑक्सीडेशन। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप किसी हाफ सेल रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका साइन बदलेगा। मैग्नीट्यूड वाइज उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डिफिनीशन लिखो, डिफिनीशन लिखो ईएमएफ ऑफ द सेल की। लिखो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes, the maximum potential difference between the two electrodes, the maximum potential difference between the two electrodes when no current is flowing through it, the maximum potential difference between the two electrodes, the maximum potential difference between the two electrodes when no current is flowing through it, when no current is flowing through it is called cell potential, is called cell potential. When no current is flowing through it is called cell potential or EMF of the cell. Cell potential or EMF of the cell. Cell potential or EMF of the cell.
ठीक है, तो बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रोड्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब कोई करंट फ्लो नहीं करती, तो उस सिचुएशन में मतलब सेल सर्किट कंप्लीट है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमने जस्ट उनको कनेक्ट किया है, सेल सर्किट को जस्ट कंप्लीट किया है, अभी करंट का फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ, उस स्टेज पे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, उसी को ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, या उसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, यस सर। यहां पे देखो, एक चीज बता दूं आपको कि जब करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब तक वो बैटरी वर्क कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस लगातार चेंज होता रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता और वो डिक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ ऑफ द सेल बोला जाता है। तो अब बात आती है ईएमएफ ऑफ द सेल को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, जहां पे जिस इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मैनर में हो रही है, ठीक है, उस रिएक्शन के टर्म्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको कंसीडर करके उसको ऐड कर देना है। जैसे आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे एनोड का तो हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, तो कैथोड का हमने ले लिया रिडक्शन पोटेंशियल और इसको ऐड कर दिया, तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल मिल गया। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने निकाल लिया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, और दोनों को ऐड करके जो वैल्यू मिली वो ईएमएफ ऑफ सेल मिली। अब देखो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, बेटा किसी स्टूडेंट का माइक जो है अनम्यूट है, आप म्यूट करो। तो क्योंकि जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। तो आप देखो यहां पे कैथोड का तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया हुआ है, बट एनोड का हमने यहां पे क्या लिया हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया हुआ है। तो हमें एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो अगर हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो बस माइनस साइन के साथ ये सब कुछ लिखा जाएगा, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम इसको लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक चीज आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी कभी हम सेल डायग्राम बनाते हैं या सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सेल डायग्राम या सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोड को राइट हैंड साइड में कंसीडर करते हैं। तो लोग जो है इसको रट जाते कुछ इस तरीके से कि कैथोड राइट हैंड साइड में है और एनोड लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो इसको कई बार लोग लिख लेते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट,
बट आपको ये जरूर याद रखना है कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें ये राइट और लेफ्ट दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करना है। तो इसको अगर आप ढंग से लिखना चाहते हो तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। E reduction RHS minus E reduction LHS, राइट माइनस लेफ्ट। लेकिन राइट माइनस लेफ्ट अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ये चीज कंसीडर की जाए। आप इसको चाहो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हो। देखो ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसको भी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस टाइम्स ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। अब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला रिजल्ट यूज करो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इस रिजल्ट को आप यूज करो, ठीक है। इससे आप वैल्यू जो निकालोगे उसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। बाकी में मान लो कोई आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया कि भाई कैथोड माइनस एनोड लेना है या एनोड माइनस कैथोड लेना है, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो उसका वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर करके आप उसको ऐड कर दो। बाकी जो आईयूपीएसी कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन के टर्म्स में अगर बात करें तो आपको ये रिजल्ट कंसीडर करना। तो ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस यस सर। अब आप नोट करो, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन कर रहे हैं तो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट में जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है। कई बार हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिख लो, हेडिंग नोट करो, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट for measurement of standard state for measurement of electrode potential. Standard state for measurement of electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट में कौन कौन से स्टैंडर्ड स्टेट को हम कंसीडर करते हैं, पॉइंट वाइज लिखते जाओ। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेल रिएक्शन मस्ट परफॉर्म cell reaction must perform at 25 degree centigrade. Cell reaction must perform at 25 degree centigrade. तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन होना चाहिए। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट लिखो स्टैंडर्ड स्टेट के मेजरमेंट के लिए, लिखो ऑल द गैसियस कंपोनेंट, all the gaseous component involved during the reaction, all the gaseous component involved during the reaction must have partial pressure, all the gaseous component involved during the reaction must have partial pressure, equal to
1 bar each equal to 1 bar each। बोल रहा है कि जितने भी गैसियस कंपोनेंट सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व है सबका पार्शियल प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। जो अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें, ऑप्शन में 1 बार भी गिवन है और 1 एटमॉस्फेयर भी गिवन है, तो फिर 1 बार सही आंसर होगा। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर 3 लिखो, all the reaction component which are present, all the reaction component which are present in solution phase, all the reaction component which are present in solution phase, all the reaction component which are present in solution phase must have concentration, all the reaction component which are present in solution phase must have concentration equal to 1 mole each, 1 mole each, 1 mole each, which is approximated as 1 molar, which is approximated as 1 molar। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने भी कंपोनेंट सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट है सबका कंसंट्रेशन 1 मोलल होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मोलर ले लेते हैं। ठीक है बेटा? अरे ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर 4 लिखो, all the solid species involved during the reaction, all the solid species involved during the reaction, all the solid species involved during the reaction should be, all the solid species involved during the reaction should be in their most stable, all the solid species involved during the reaction should be in their most stable allotropic form, most stable allotropic form। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, all the solid species involved during the reaction should be in their most stable allotropic form and they are electrically conducting, and they are electrically conducting, and they are electrically conducting। जैसे मान लो अगर हमने कार्बन रॉड को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कंसीडर किया है तो कार्बन रॉड ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कार्बन रॉड को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो कार्बन रॉड ग्रेफाइट के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है और वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है। डायमंड जो है वो इंसुलेटर होता है। अगर हम फ्यूलेरीन को कंसीडर करें तो फ्यूलेरीन भी कंडक्टर होता है। फ्यूलेरीन कंडक्टर है, ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है। तो फ्यूलेरीन को हम नहीं लेते हैं, हम हमेशा ग्रेफाइट लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है और साथ में इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो
ये हो गया स्टैंडर्ड स्टेट के लिए कंडीशन कि अगर कोई रिएक्शन सेल रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट पे मेजर की जा रही है, मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट पे मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे हमें हमेशा ये देखना है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर 1 बार जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 मोलर होना चाहिए, और जो सॉलिड स्पीसीज रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होने चाहिए और वो अपने सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है जो स्टैंडर्ड स्टेट के मेजरमेंट के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप हेडिंग नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसको हमें डिस्कस करना है और ये डिस्कशन अब कल की क्लास में करेंगे। तो कल ये जो चैप्टर है इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जिसमें नर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं और उसके एप्लीकेशंस, तो वो सारा डिस्कशन कल की क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको हम कल देखेंगे, आज मैं क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर।